Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सभी का स्वागत है। हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबके सहयोग से ही हम ये उपयोगी सामग्री बना पा रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। आज हम आर.एस. शर्मा की पुरानी एनसीईआरटी प्राचीन भारत के अध्याय 19 पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारा फोकस रहेगा गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। जी। मतलब कुषाणों के बाद जो एक राजनीतिक बिखराव था, उस माहौल में कैसे एक ताकत उभरी और उसने भारत को एक सदी से भी ज्यादा समय तक एक सूत्र में पिरो के रखा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस पूरी कहानी को समझने में काफी मदद करते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में। उत्तर भारत में कुषाणों की पकड़ एकदम ढीली पड़ चुकी है। एक तरह का राजनीतिक खालीपन है ना? बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल के बीच लगभग 275 ईस्वी में गुप्त राजवंश का उदय होता है। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है, ये गुप्त थे कौन? इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि गुप्तों की उत्पत्ति संभवतः वैश्य वर्ण से हुई थी। उनका जो शुरुआती राज था वो आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में था। और सच कहूं तो उनकी सफलता का एक बड़ा राज इसी भौगोलिक स्थिति में छिपा था। अच्छा, वो कैसे? मतलब जमीन से इतना क्या फर्क पड़ सकता है? बहुत ज्यादा। जरा सोचिए, वो मध्य गंगा के उपजाऊ मैदान में थे। मतलब खेती बढ़िया होती थी। ठीक है। व्यापार के सारे मुख्य रास्ते वहीं से गुजरते थे। और सबसे जरूरी बात, मध्य भारत और दक्षिण बिहार के जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार थे, वो उनके काफी करीब थे। ओ, मतलब बेहतर हथियार, बेहतर औजार। बिल्कुल। किसी भी नई शक्ति के लिए ये एक जैकपॉट जैसा था। समझ गई। मतलब सही समय पर सही जगह होने का पूरा फायदा उठाया। और इसी पृष्ठभूमि में आते हैं इस वंश के पहले बड़े राजा, चंद्रगुप्त प्रथम। मैंने पढ़ा है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एक शादी थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब जरूर लगता है, पर वो उस दौर का शायद सबसे बड़ा राजनीतिक दांव था। जैसा हमने अभी बात की, गुप्त वैश्य मूल के थे। और उस समय समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए एक क्षत्रिय कनेक्शन बहुत जरूरी माना जाता था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने नेपाल की सीमा पर राज कर रहे एक बहुत पुराने और प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था, एक गठबंधन। बिल्कुल। इस एक शादी ने उन्हें वो सामाजिक और राजनीतिक वैधता दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उनका रुतबा इतना बढ़ गया कि उन्होंने महाराजाधिराज यानी राजाओं के महान राजा की उपाधि धारण की। ये तो बहुत बड़ा बयान था अपने आप में। जी। और इसी के साथ उन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त युग की शुरुआत की, जो उनके सिंहासन पर बैठने का प्रतीक है। तो हाँ, कह सकते हैं कि एक शादी ने साम्राज्य की नींव रख दी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक मजबूत नींव रखी, लेकिन साम्राज्य को असर में विशाल बनाया उनके बेटे समुद्रगुप्त ने। कहते हैं कि वो अशोक की नीतियों के बिल्कुल उलट थे। एकदम सही कहा आपने। जहां अशोक ने शांति और धम्म की बात की, वहीं समुद्रगुप्त ने सिर्फ तलवार की भाषा बोली। बिल्कुल। समुद्रगुप्त ने विजय और आक्रामक विस्तार की नीति अपनाई, जिसे दिग्विजय भी कहते हैं। और उनकी इन जीतों के बारे में हमें जो कुछ भी पता है, उसका मुख्य स्रोत है इलाहाबाद में अशोक के ही एक स्तंभ पर लिखा गया शिलालेख। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। अच्छा, तो उसी स्तंभ पर, जिस पर अशोक के शांति के संदेश हैं, उसी पर समुद्रगुप्त की लड़ाइयों की कहानियां हैं। क्या कमाल का विरोधाभास है ये। लेकिन एक मिनट, ये प्रशस्ति तो उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी, तो क्या हम इस पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? आखिर एक दरबारी कवि का काम तो राजा की बड़ाई करना ही होता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यूपीएससी मेंस के नजरिए से देखें तो सोर्सेस का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल, हमें इसे प्रशस्ति यानी प्रशंसा पत्र की तरह ही पढ़ना चाहिए। इसमें बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी होने की पूरी संभावना है। लेकिन इतिहासकारों ने जब इसे सिक्कों और दूसरे राजाओं के रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया, तो ये साफ हो गया कि समुद्रगुप्त की विजय असल में बहुत बड़ी थी।
भले ही उनका ब्यौरा थोड़ा सा ज्यादा नाटकीय हो, पर ये पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति में उनकी जीतों के बारे में क्या लिखा है? क्या हरिशेन ने उन्हें किसी तरह से बांटा है ताकि हम समझ सकें कि ये साम्राज्य कितना बड़ा और कैसा था? हाँ, हरिशेन ने बहुत व्यवस्थित तरीके से बताया है। हम इन विजयों को मोटे तौर पर 5 ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहला ग्रुप था आर्यावर्त के शासकों का। आर्यावर्त मतलब उत्तरी भारत का जो मुख्य इलाका है। हाँ, मोटे तौर पर कहें तो गंगा यमुना का मैदान। यहाँ के 9 राजाओं को उन्होंने पूरी तरह से हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसे कहते हैं पूर्ण विलय की नीति। ठीक है, और दूसरा ग्रुप? दूसरा ग्रुप था दक्षिणापथ के शासकों का, यानी दक्कन और उससे भी दक्षिण के राजा। यहाँ 12 शासकों का जिक्र है, पर यहाँ नीति बिल्कुल अलग थी। अलग मतलब जीतने के बाद भी राज्य वापस कर दिया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जीतने के बाद कोई अपनी जमीन वापस क्यों करेगा? ये अजीब नहीं, बल्कि बहुत ही सोची समझी और दूरदर्शी रणनीति थी। जरा सोचिए, उस जमाने में पाटलिपुत्र में बांटकर दूर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश पर सीधा कंट्रोल रखना कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, बात तो सही है। न तेज कम्युनिकेशन, न ट्रांसपोर्ट, विद्रोह का खतरा हमेशा बना रहता। समुद्रगुप्त ने इस बात को समझा। उन्होंने दक्षिण के राजाओं को हराया, उनकी शक्ति तोड़ी और फिर कहा, तुम अपना राज करो, बस मुझे अपना सम्राट मानो, टैक्स भेजते रहो और मेरे दरबार में हाजिरी लगाते रहो। वाह! ये एक तरह से आज का आप कह सकते हैं कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल था। कम सिरदर्द, ज्यादा मुनाफा और प्रभाव। ये तो कमाल का विश्लेषण है। मतलब उत्तर में सीधा कब्जा और दक्षिण में इनडायरेक्ट कंट्रोल। बाकी के 3 ग्रुप्स कौन से थे? तीसरा ग्रुप था मध्य भारत के जंगली इलाकों के कबीलाई राजाओं का, जिन्हें आठविक राज्य कहा गया है। उन्हें भी अपना सेवक बना लिया गया। चौथा ग्रुप था सीमावर्ती राज्यों का, जैसे नेपाल, असम, बंगाल के कुछ हिस्से और पंजाब के गणराज्य। अच्छा। इन्होंने समुद्रगुप्त की ताकत देखकर बिना लड़े ही उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और 5वां ग्रुप था दूर के विदेशी शासकों का। विदेशी शासक भी? हाँ, जैसे पश्चिमोत्तर में बचे खुचे शक और कुषाण शासक, और यहाँ तक कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन का भी जिक्र मिलता है। इन्होंने तोहफे भेजकर और दोस्ती का हाथ बढ़ाकर समुद्रगुप्त की संप्रभुता को मान लिया था। तो कुल मिलाकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर उनका दबदबा था, चाहे सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन कोई भी साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से तो नहीं चलता। उसे दौलत, स्थिरता और संस्कृति की भी जरूरत होती है। और इस काम को अंजाम दिया उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बिल्कुल। चंद्रगुप्त द्वितीय, जो करीब 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उन्होंने समझा कि साम्राज्य को जोड़ने के लिए सिर्फ तलवार नहीं, कूटनीति भी जरूरी है। उन्होंने अपने पिता की विजय की नीति को तो जारी रखा, लेकिन साथ ही वैवाहिक गठबंधनों का भी शानदार इस्तेमाल किया, ठीक अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम की तरह। और उनका सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन शायद वाकाटकों के साथ था। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक। देखिए, मध्य भारत में वाकाटक एक शक्तिशाली ब्राह्मण राजवंश थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। कुछ समय बाद दुर्भाग्य से राजा की मृत्यु हो गई और प्रभावती गुप्त अपने छोटे बेटों की तरफ से राज करने लगी। मतलब पर्दे के पीछे से वाकाटक राज्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नियंत्रण हो गया। एग्जैक्टली। ये एक क्लासिक राजनीतिक चाल थी। आप सीधे गद्दी पर नहीं बैठते, आप बस ये पक्का करते हैं कि गद्दी पर बैठा व्यक्ति आपका है। और इस गठबंधन का सबसे बड़ा फायदा मिला शकों के खिलाफ। अच्छा। शक, शत्रभ लगभग 400 सालों से पश्चिमी मालवा और गुजरात पर शासन कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी ताकत थे। वाकाटकों के समर्थन से चंद्रगुप्त द्वितीय को उन पर हमला करने के लिए एक सुरक्षित और मजबूत बेस मिल गया। और उन्होंने शकों को हराया भी। इस जीत का सिर्फ जमीन जीतने से ज्यादा बड़ा असर हुआ होगा, है ना? बहुत बड़ा। सोचिए, अचानक से आपके साम्राज्य को अरब सागर का एक्सेस मिल गया। गुजरात के बंदरगाह जैसे भड़ौच, जो उस वक्त रोम और पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापार के सबसे बड़े गेटवे थे, अब गुप्तों के कंट्रोल में थे। ये वैसा ही है जैसे आज किसी देश को अचानक बहुत बड़े तेल के भंडार मिल जाएं। तो मतलब अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त उछाल आया होगा। जबरदस्त। इस व्यापार से जो पैसा आया, उससे मालवा और उसकी राजधानी उज्जैन की समृद्धि आसमान छूने लगी।
उज्जैन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे पाटलिपुत्र के बाद अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। दूसरी राजधानी? जी। साम्राज्य का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र था वो अब सिर्फ पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम की ओर भी खिंच रहा था। ये आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के एक नए केंद्र का उदय था। और इसी महान जीत के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये उपाधि तो आज भी भारतीय लोक कथाओं में एक आदर्श राजा का प्रतीक है। उनके दरबार में नवरत्नों की भी बात होती है, जिनमें कालिदास जैसे महाकवि शामिल थे। हाँ, ये नवरत्नों की परंपरा बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये सभी नौ विद्वान सच में एक ही समय पर उनके दरबार में थे? ये इतिहासकारों के बीच एक बहस का विषय है। अच्छा। ये संभव है कि ये एक बाद में बनाई गई आदर्श छवि हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये इस बात का प्रतीक जरूर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय कला और ज्ञान के कितने बड़े संरक्षक थे। उनका काल सच में संस्कृति और साहित्य का शिखर था। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मशहूर चीनी बौद्ध यात्री फाहियान उन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। बिल्कुल। फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है वो हमारे लिए सोने की खान जैसा है। वो कैसे? क्या है कि वो एक दरबारी कवि नहीं थे, तो उनका नजरिया निष्पक्ष था। वो बताते हैं कि गुप्त साम्राज्य में प्रशासन कितना कुशल था, कानून व्यवस्था अच्छी थी और लोग खुशहाल थे। वो मध्य देश यानी गंगा घाटी के समाज का एक बहुत ही जीवंत चित्र पेश करते हैं, जो हमें दरबारी स्रोतों से नहीं मिल पाता। तो आज हमने देखा कि कैसे गुप्तों ने सही भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाया। बिल्कुल। कैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने एक चतुर वैवाहिक गठबंधन से एक मजबूत नींव रखी। समुद्रगुप्त ने अपनी सैन्य शक्ति से एक विशाल साम्राज्य का नक्शा खींचा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कूटनीति, विजय और व्यापार से उसे समृद्धि और संस्कृति के शिखर पर पहुंचाया। ये वाकई एक शानदार कहानी है। एक अंतिम विचार जो शायद श्रोताओं को सह्य पर मजबूर कर सकता है। स्रोत बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके उत्तराधिकारियों को मध्य एशिया से आए हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या गुप्त साम्राज्य, जिसे हम अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं, उसके पतन के बीज उसकी अपनी संरचना में ही छिपे थे? क्या एक इतना विशाल साम्राज्य जिसमें अलग अलग तरह की नियंत्रण नीतियां थीं और एक सामंती जैसी व्यवस्था उभर रही थी, क्या वही चीज उसे बाहरी खतरों के प्रति ज्यादा कमजोर बना रही थी? ये एक बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम ये काम जारी रख पाते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.